स्वागत है आप सभी का साइंस बाय चॉइस तैयार के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसी स्पेशल क्लासेस जिसके अंदर आपको केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक भाग के विशेष टॉपिक्स जो आपके परीक्षाओं के लिए आवश्यक है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में समझाया जाएगा। तो सबसे पहला आज का जो टॉपिक है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये स्पेशली बीएससी फाइनल ईयर के लिए है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है कार्ब सल्फर यौगिक। तो सबसे पहले कि अपन छोटी कक्षाओं से पढ़ते आते हैं कार्बनिक यौगिक, पढ़ते आते हैं। अब ये कार्बनिक यौगिक मुख्यतः किसके बने होते हैं? बेसिकली अपन कहेंगे कार्बन के बने होते हैं। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन की क्या क्या विशेषताएं हैं, जरा उनको दोहरा देते हैं। अगर कार्बन की विशेषताएं दोहरा देंगे तो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऐसे ही सरल हो जाती है। तो कार्बन में सबसे पहला कि कार्बन जो है बेसिकली कितने नंबर पे आता है अवस्था में? तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 6 नंबर पे आता है। फिर इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका परमाणु द्रव्यमान जो है वो 12.011 जूल। तीसरा, ये धातु है या अधातु है या उपधातु है? तो ये बेसिकली क्या है? अधातु। फिर इस अधातु के अंदर एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है जिसे कहते हैं श्रृंखलन का गुण, और इसी श्रृंखलन के गुण के कारण ही ये कार्बनिक यौगिक बनाता है, क्योंकि कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन जुड़ता रहता है, एक चेन के रूप में यौगिक बनाती है। अगला, इसके अंदर एक विशेष प्रकार के गुण है कि ये अपर रूप रखता है, और इसके 3 अपर रूप आपके पाए जाते हैं। पहला होता है हीरा, जो आप सभी पता है सबसे कठोर पदार्थ है और कांच को काटने के लिए काम आता है। दूसरा है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट भी आपको पता है कि किस काम आता है, सबसे पहले तो पेंसिल के अंदर पाया जाता है। दूसरा, एक ऐसा अधातु का अपर रूप ग्रेफाइट है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। तीसरा है C16, या इसका दूसरा नाम है बंक क्लस्टर पोलरिटी। इसमें 60 जो है कार्बन के परमाणु फुटबॉल की स्ट्रक्चर के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अब अगले इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? इसकी समस्थानिक कितने? कार्बन की समस्थानिक भी है। तो सबसे पहला समस्थानिक क्या है? 6C12। दूसरा क्या है? 6C13, और तीसरा 6C14। ये 3 समस्थानिक कार्बन के पाए जाते हैं, जिसमें से 6C12 और 6C14 ज़्यादातर हमें मिलते हैं। ये तो था कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन। अब अपन बात करेंगे कार्ब सल्फर यौगिक के बारे में। तो सबसे पहले तो ये इसमें इस नाम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले कार्ब है, यानी कार्बन होगा। दूसरे नंबर पे कौन है? सल्फर है, तो सल्फर को भी ले लो। और फिर क्या है? कंपाउंड यौगिक। हम छोटी कक्षाओं में 9th क्लास से पढ़ते आते हैं कि यौगिक क्या होते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या परमाणु जो है निश्चित द्रव्यमानों के या निश्चित संख्या में अनुपात में मिलके क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। तो ये कंपाउंड है, इसमें फिक्स मान होगा। जैसे CH4 के अंदर 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन होंगे, तो CH4 में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन भी होंगे। उसी प्रकार से कार्ब सल्फर जो यौगिक है ये भी फिक्स अमाउंट में बनेंगे और जुड़ेंगे। तो सबसे पहले कार्बन की तो बात हो चुकी है। अब अपनी बात करेंगे सल्फर की। तो सल्फर कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, ये सब बातें करेंगे। तो सबसे पहले सल्फर कहाँ से आता है? तो सल्फर आता है आवर्त सारणी के परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक 16 नंबर पे। कितना है? 16 नंबर पे आता है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? इसका परमाणु द्रव्यमान जो है वो है 32। फिर इसके बाद में ये क्या है? एक अधातु। चौथा, प्रोटीन का मुख्य घटक है, प्रोटीन का मुख्य घटक है। अगला, अब अपन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसमें से 3 मुख्य तत्व पढ़ते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
बहुत सारे कंपाउंड इन तीनों से मिलके बने थे। चौथा एक और आ जाती है नाइट्रोजन के साथ। अब आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर एक और आ जाएगा, सल्फर भी आ जाएगा। सल्फर कहेगा मुझे भी ले लो, तो सल्फर के साथ आ जाएगा। तो सल्फर और ऑक्सीजन के साथ को, संबंध को यहाँ पर दर्शाते हुए इन यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके आपको उसमें अच्छे से पता चलेगा। फिर ये सल्फर जो है ये एक प्रकार से अधातु है। दूसरा कि ये ऑक्सीजन से संबंध रखता है। ऑक्सीजन से संबंध कैसे रखता है कि ये एक ही वर्ग के तत्व है। कैसे? एक ही वर्ग के तत्व। अभी कौन से वर्ग में आते हैं? ये वर्ग आते हैं 16वें नंबर में, 16वें वर्ग में आते हैं। इनकी जो सामान्य संयोजकता होती है वो -2 ही होती है, क्योंकि ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और सल्फर को अपना अष्टक पूरा करने के लिए भी 2 अंक चाहिए होते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है और नियॉन जो है वो 10 नंबर पे है। तो आप देख सकते हैं गैप कितने का है? 2 का है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तभी अपन लिखते हैं O2 माइनस और H2 माइनस। बेसिकली S की जो सामान्य होती है वो 2 माइनस होती है, लेकिन इसकी और भी होती है, जैसे 4 माइनस भी होती है और 6 भी होती है। तो वो कैसे होता है वो आगे अपन देखेंगे। तीसरा, जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो ये भी सल्फर भी डबल बॉन्ड बनाता है, यानी कि द्विसंयोजी बंध। इस प्रकार से ऑक्सीजन और सल्फर में थोड़े से संबंध मिलते हैं। जैसे कि अपन ने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में कि जो एक वर्ग में जो तत्व आएंगे उनके गुण क्या होंगे? समान होंगे। तो ये दोनों एक ही वर्ग के हैं, यानी कि इनके गुण भी क्या होंगे? समान होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। सल्फर की भी बात हो गई, कार्बन की हो गई, सल्फर की हो गई। अब हम बात करते हैं कार्ब सल्फर यौगिक। तो चलिए इसकी परिभाषा क्या लगाते हैं? कार्ब सल्फर यौगिक। क्या परिभाषा होगी? कि ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बन और सल्फर उपस्थित होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अब इसको साइंटिफिक तरीके से कैसे लिखेंगे? वे यौगिक, या वे यौगिक लिखने से अच्छा है वे कार्बनिक यौगिक। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित हो। क्या चीज उपस्थित होना चाहिए? ऑक्सीजन उपस्थित हो, जिसका प्रतिस्थापन सल्फर द्वारा हो तथा फलस्वरूप बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा? कार्ब सल्फर यौगिक कहलाएगा। कार्ब सल्फर यौगिक कहलाता है। ये इसकी परिभाषा होती है। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि ये आप परिभाषा कैसे सही होती है। सबसे पहले अपन एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, सभी इसका नाम जो है कमेंट में एक बार बताएंगे, ठीक है? तो ये क्या है मैं अभी पहले नहीं बताऊंगा, मैं केवल एग्जांपल बताऊंगा। आप सभी कमेंट में लिख देना कि इसका नाम क्या लिखेंगे आप, ठीक है? तो ये ROH एक कार्बनिक यौगिक है। अगर मैं इसमें सल्फर ऐड कर दूं और ऑक्सीजन को रिमूव कर दूं तो क्या बनेगा? RSH। देखिए ऑक्सीजन के कितने बंद है? एक इधर R से, एक इधर H से। सल्फर के एक इधर R से, एक इधर H से। अब आप सोचेंगे ये R क्या है? तो R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप। और ये एल्किल ग्रुप कैसे बनता है? जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे अपन, तो एल्किल ग्रुप बनते हैं। इसका नाम और इसका नाम आप कमेंट में लिखेंगे। ये मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, ये बाद में बता दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन अगला जो टॉपिक है वो अपना पढ़ेंगे इसी के अंदर, सल्फर की संयोजकता का विस्तार। दूसरे नाम पे आएंगे सल्फर में संयोजकता विस्तार।
चलिए संयोजकता में विस्तार कैसे होता है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को आगे से आगे भरने से। चलिए सबसे पहले सल्फर, छोटी कक्षाओं में वापस चलते हैं। सल्फर आता है 16 नंबर पे। चलिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। सबसे पहले 1s में 2, फिर 2s में भी 2, फिर 2p में 6, तो 2 4 और 6, 10 हो गए। पीछे 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा। कितने बनेंगे, 3s में 2 और 3p में 4, तो हो गए पूरे 16 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब इसके साथ में 3 से कौन सा एक और कक्षक स्टार्ट हो जाता है, डी भी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इसमें 3D कक्षक जो है वो खाली पाया जाएगा, जिससे इसका संयोजकता विस्तार संभव होता है। अगर किसी भी तत्व के अंदर अगर संयोजकता विस्तार करना है तो उसमें रिक्त डी कक्षक होना आवश्यक होंगे। ठीक है, अब देखिए चलते इसका जनरल स्टेट बनाते हैं। जीएस का मतलब होता है जनरल स्टेट, सामान्य अवस्था। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भी लेंगे अपन और डी कक्षक खाली को साथ में लेंगे। सबसे पहले 3s, s का एक ही कक्षक होता है। फिर 3p के 3 कक्षक होते हैं। p के अंदर आपको पता है ये 3 अभिविन्यास होते हैं, px py pz, तो ये 3p का कक्षक हो गया। अब बाकी कौन बचा, रेडियम, ये हो गया 3d का। चलिए सबसे पहले s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा कक्षक है नहीं वरना उधर डाल देते हैं, होने की बहुलकता का नियम पालन कर लेते हैं। अब इसके अंदर p में कितने हैं, 4 है, तो सबसे पहले एक भरा, दूसरा भरो, तीसरा भरो। अगर एक्स्ट्रा है तो फिर जोड़े बना, ये चौथा एक्स्ट्रा था इसके जोड़े बना। ठीक है, तो इसकी सामान्य अवस्था होगी। अब देखो इसकी संयोजकता का विस्तार कैसे कैसे होगा। अब यहाँ पर संयोजकता -2 क्यों हुई, सबसे पहली संयोजकता पहली -2 कैसे हुई। यहाँ पर आपको 2 जोड़े बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए। तो अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पर ले लिए जाए तो कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो -2। अब इसमें मेरे को बनानी है -4 बनानी है, तो -4 कैसे बनाएंगे। चलिए इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पर रख देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएगा और यहाँ डी कक्षक में चला जाएगा। तो देखिए अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तीसरा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चाहिए, चौथा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो -4 हो जाएगा। अब अगर मान लो इसको -6 बनानी है तो बताओ कहाँ से करेंगे। अपने पास में एक और कक्षक पड़ा है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन यूज लेते हैं बस बनाने में। यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन को पढ़ने कहा कि तू जा डी कक्षक में जा, हमें और कमरों की जरूरत। यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 तक ये अपने संयोजकता का विस्तार कर सकता है। तभी तो अपन सल्फर वाले यौगिक जो होते हैं, मुख्यतः सल्फर युक्त यौगिक, चाहे वो इनऑर्गेनिक में हो चाहे वो ऑर्गेनिक में हो, इसमें लगभग sp3d2 संकरण जिसमें 6 बंध बनाता है, यानी कि अष्टफलकीय यौगिक बनाते हैं, उसमें ज़्यादातर ये वाला संकरण पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक जो है सल्फर में संयोजकता का विस्तार कैसे कैसे होता है अभी अपन ने देखा। कल अपन देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे यौगिक बनते हैं। धन्यवाद।